अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। तो बच्चों, क्या चीज़ कॉमन है उड़ते हुए परिंदों में? ठीक है ना, आपने ज़रूर अपनी लाइफ में उड़ते हुए परिंदों को देखा होगा और इसी के साथ साथ आपने ज़रूर ऑब्ज़र्व करा होगा रोड पे चलती हुई कुछ कारों को, कुछ ऑटोमोबाइल्स को, बसेस को। फिर आप अगर स्काई की तरफ देखो तो आसमान का ब्लू नज़र आना, जो आसमान हमें नीले रंग का नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है इनके पीछे। और आखिरी बात, किसी सेल फोन के वाइब्रेट होने के पीछे। ये जो चारों फिनोमेना है, क्या आप जानते हैं कि इन चारों चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है? वो ये है कि ये सारे के सारे फॉलो करते हैं फिजिक्स को, या फिजिक्स नहीं तो फिजिकल लॉज को फॉलो करते हैं। तो क्या है फिजिक्स या क्या है फिजिकल लॉज? आज की ये वीडियो उसी बारे में होने वाली है। हम फिजिक्स को स्टडी करेंगे और बात करेंगे फिजिक्स के हवाले से कि फिजिक्स और फिजिकल लॉज कैसे आपस में रिलेटेड हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बात को समझने के लिए कि जो बर्ड्स हैं वो कैसे फ्लाई करते हैं। याद रखिए, बर्ड्स इस्तेमाल करते हैं एयर प्रेशर्स को, एक्शन अप्लाई करते हैं और रिएक्शन होता है, जो कि आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर ज़रूर पढ़ा होगा, एक्शन और रिएक्शन का, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बर्ड्स इस्तेमाल करते हैं इस फिजिक्स के लॉ को, जिसके ज़रिए वो फ्लाई करते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो वो लिफ्ट भी प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट, ड्रैग, जो कि हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर ज़रूर पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ जब कारें चलती हैं तो उसके अंदर जो है वो एक मैकेनिक्स का या थर्मोडायनेमिक्स का रूल जो है फॉलो होता है। इंजन काम करता है और इंजन जो है वो एनर्जी जो कि गैसोलीन के अंदर होती है वो ट्रांसफ़र करता है टायर के मोशन में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मैकेनिक्स भी अप्लाई होती है कार की रोटेशन पे, और इस तरीके से जो कार का टायर है वो रोल करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स भी इस्तेमाल हो रहा है, मैकेनिक्स भी इस्तेमाल हो रहा है इंजन की वर्किंग में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्यों हमें स्काई जो है वो ब्लू नज़र आता है, तो बात यह है कि जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होती है तो सबसे ज़्यादा जो कलर स्कैटर होता है वो एक्चुअली ब्लू कलर होता है, जिसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। इसी वजह से जब सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है तो नीला रंग जो है वो बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है, और हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का नज़र आता है। और आखिरी जो मिसाल मैंने दी थी वो ये थी कि जो सेलुलर फोन्स है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है जिसके ज़रिए वो ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में। तो आपने देखा कि चार ऐसी चीज़ें जो कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कॉमनली देख लेते हैं, वहाँ पर किस तरीके से कुछ फिजिकल लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं, या एक सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, और वो सब्जेक्ट फिजिक्स है। तो सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन समझते हैं, फिर ब्रांचेस की तरफ चलते हैं। सो फिजिक्स को हम इन सिंपल वर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि स्टडी करती है किस चीज़ को? नेचर को। और ये जो वर्ड है ना फिजिकोस, याद रखिए ये वर्ड भी ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, और वो जो ग्रीक वर्ड है वो फिजिकोस कहलाता है। ठीक है ना, वो जो वर्ड था वो है फिजिकोस, और यही जो फिजिकोस है ये चेंज होते होते आज जो है वो फिजिक्स कहलाता है। और बेसिकली ये जो वर्ड है फिजिकोस, इसका मतलब नेचर ही होता है, और नेचर को उर्दू में हम कहते हैं कुदरत, या उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है वर्ड, वो है फितरत। यही वजह है कि फेस के अंदर आप जो कुछ भी स्टडी करते हो वो आपकी फितरत से मुताबिकत रखता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो नहीं मैं तो कुछ और नेचर के अंदर ऑब्जर्व करता हूँ और फिजिक्स में आप कुछ और पढ़ा रहे हैं। हरगिज़ नहीं, जो कुछ आप ऑब्जर्व करते हैं वही हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं, लेकिन बाकायदा कुछ लॉज को इस्तेमाल करते हुए, कुछ प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहली बात, फिजिक्स जो है वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचर को। अच्छा, नेचर को स्टडी करने के लिए क्या बात है, हम बिहेवियर स्टडी करते हैं मैटर का, हम एनर्जी को स्टडी करते हैं, और इंटरेक्शन देखते हैं इनके आपस के दरमियान में। अच्छा, मैटर से क्या मुराद है? देखिए, मैटर से हर वो चीज़ मुराद है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है, और उसका कोई ना कोई मास ज़रूर होगा, उसको हम कहते हैं मैटर। तो जो भी चीज़, जैसे कि कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं, मैटर जो है वो सॉलिड हो सकता है, मैटर जो है वो लिक्विड हो सकता है, मैटर जो है वो गैस भी हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है। ये सारी की सारी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो ये जो सारी की सारी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम फिजिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी नज़रें अभी जिस रूम के अंदर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखोगे तो आपको हर तरफ मैटर ही मैटर नज़र आएगा, सॉलिड नज़र आएगा, लिक्विड नज़र आएगा,
और गैस नज़र नहीं आएगी लेकिन आप सांस ले रहे होंगे, तो इसका मतलब गैस के साथ भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है। तो फिजिक्स में बिहेवियर ऑफ मैटर स्टडी करने के अलावा हम एक और चीज़ स्टडी करते हैं, एनर्जी, जिसे आपने बिल्कुल बेसिक क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। उर्दू में इसे तवानाई कहते हैं और इसे कहते हैं काम करने की सलाहियत। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर काम कर रहा होता है तो यकीनन उसके पास पहले एक चीज़ होती है जिसे एनर्जी कहते हैं, और वो ऑब्जेक्ट एनर्जी के जरिए ही काम कर रहा होता है। जैसे कि पंखे को चलने के लिए ज़रूरत है बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से बैटरी वर्क कर रही है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल एनर्जी। इसी तरीके से हम जो है वो फूड एनर्जी, केमिकल एनर्जी से काम करते हैं। इंजन जो है वो हीट एनर्जी से काम करता है। तो फिजिक्स जो ब्रांच है साइंस की, उसमें नेचर को तो पढ़ रहे हैं और बिहेवियर ऑफ मैटर को पढ़ते हैं, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, एनर्जी को पढ़ लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, और इनका आपस का कोई इंटरेक्शन पढ़ते हैं कि इनका आपस का क्या इंटरेक्शन है। फिजिक्स आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाती है मैटर को और एनर्जी को। कैसे दो मैटर आपस में टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि दोनों फॉर्म है एनर्जी की। तो वैसे तो आपने बेसिकली 2 ईयर्स के अंदर फिजिक्स ऑलरेडी स्टडी कर लिया, तो आपको अंदाजा होगा कि फिजिक्स के अंदर हम लोग नेचर को स्टडी करते हैं विद द बिहेवियर ऑफ मैटर, एनर्जी और इनके आपस का ताल्लुक। और बेसिकली काम यह है हमारा कि फिजिक्स के जरिए हम जो लॉज हैं, प्रिंसिपल हैं, जो कि इस फिजिकल वर्ल्ड को गवर्न करते हैं, यानी कि उसको इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देते हैं और इस्तेमाल करते हैं तमाम चीज़ों को, चाहे वो छोटे सा सब एटॉमिक पार्टिकल हो या फिर बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर हो यूनिवर्स के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लैक होल। हम छोटी से छोटी चीज़ यानी कि क्वार्क से पढ़ना शुरू करते हैं और हम फिजिक्स में पहुंच जाते हैं बड़े बड़े स्टार्स पर या ब्लैक होल्स पर। बेसिकली ये है हमारा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, और फिजिक्स को समझने के लिए उसकी ब्रांचेस को समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, क्रायोजेनिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जियो फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एकॉस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स एंड फाइनली क्वांटम फिजिक्स। इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन ब्रांचेस के जरिए फिजिक्स को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैकेनिक्स को समझने से। बेसिकली ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ मोशन। ये जो वर्ड है मैकेनिक्स, बेसिकली ये वर्ड ड्राइव भी हुआ है मोशन से। तो मैकेनिक्स में हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं और कभी कभार उसके कॉजेस को भी स्टडी करते हैं। जब कॉज को स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं डायनामिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स, जब हम कॉज को स्टडी करते हैं तो हम लोग फोर्स की वजह जानते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और बेसिकली आगे भी हम ये बात समझा रहे हैं जो कि गवर्न कर रहा है कि क्या रिलेशनशिप है फोर्स और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में। कैसे फोर्स अप्लाई होती है तो ऑब्जेक्ट का मोशन बढ़ जाता है, कैसे कम हो जाता है, और इसी के साथ साथ एनर्जी और मोशन का क्या ताल्लुक है, किस तरीके से कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी मोशन को प्रोड्यूस कर सकती है। एक बॉल जो कि हवा के अंदर है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तो कैसे मोशन में कन्वर्ट हो सकती है। यह एक पेंडुलम का मोशन कैसे अपने अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, ये सब हम लोग जो है वो मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, जो कि बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की। मैकेनिक्स फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है। इसी वजह से ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको हम 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। पहला कहलाता है जो मैकेनिक्स का पहला है उसे कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। अब ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? वो ऑब्जेक्ट जो कि हमें अपनी आंख से नजर आ रहे हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट जो कि हमें नजर आ रहे हैं। जैसे कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स को, मोशन ऑफ स्टार्स को स्टडी करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, एक रोड पे चलती हुई कार है, एक रनिंग करता हुआ शख्स है, ये सब जो है वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं ऑन द अर्थ, जो कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। और इसी के साथ साथ मोशन ऑफ फ्लूइड्स को भी स्टडी करते हैं। फ्लूइड यानी कि हम किसी गैस के मोशन को स्टडी कर सकते हैं, हम एयर के मोशन को स्टडी कर सकते हैं, वाटर के मोशन को स्टडी कर सकते हैं, हनी के मोशन को स्टडी करते हैं। कोई भी फ्लूइड जो कि फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, अगर वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, हमें क्लियरली नजर आ रहा है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसे क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। जबकि मैकेनिक्स की जो दूसरी ब्रांच है वो क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या है? जो हमें माइक्रोस्कोप के जरिए नजर आते हैं। एटम्स की बात हो गई, मॉलिक्यूल्स की बात हो गई, या और सब एटॉमिक चले जाओ आप, क्वार्क्स की बात हो गई, प्रोटॉन्स की बात हो गई, ये सब जितने भी
ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं। तो उनके मोशन को जब स्टडी करना होता है, उनके जब बिहेवियर को स्टडी करना होता है पार्टिकल्स के, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। मैक्रोस्कोपिक के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स है, और माइक्रोस्कोपिक बहुत ही जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं या सब एटॉमिक होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, उनके लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं। दूसरी ब्रांच है, ये भी बहुत बड़ी ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर दो वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, एक वर्ड है थर्म और दूसरा है डायनेमिक्स। थर्म जो है इसका मतलब होता है हीट यानी कि हरारत, और डायनेमिक्स का वैसे जो वर्ड है डाइन, इसका मतलब होता है पावर, लेकिन यहाँ पर हम समझ सकते हैं उसको वर्क या मोशन के हवाले से। मोशन भी कह सकते हैं, वर्क भी कह सकते हैं। किस तरीके से हीट से मोशन या किस तरीके से मोशन के जरिए हीट प्रोड्यूस होती है, ये पूरी एक ब्रांच है जिसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जिसका थोड़ा बहुत आप लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास 9 में जरूर देखा था। रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड एनर्जी, हीट और एनर्जी का क्या ताल्लुक है या वर्क से क्या ताल्लुक है। वो लॉज जो कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से डील करते हैं कि किस तरीके से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इंजन में चलने वाली या डलने वाली जो गैसोलीन है, उसके अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी कैसे इंजन की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये हम सब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और इसकी बहुत वाइड रेंज है। अगर देखा जाए फील्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। इसमें हम लोग इंजन्स के डिज़ाइन और ऑप्टिमाइजेशन को पढ़ते हैं, किस तरीके से इंजन्स काम करते हैं, किस तरीके से उनको हम बेहतर बना सकते हैं। पावर प्लांट्स में किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी से, कोल से, थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करते हैं, हमारे घरों में मौजूद रेफ्रिजरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, और फिर मुख्तलिफ फेजेस में या केमिकल रिएक्शन के अंदर किस तरीके से मैटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये इस ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है, जो कि बहुत ही पुरानी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है क्रायोजेनिक्स, जो कि आप लोगों ने नहीं सुनी हो, शायद ही सुनी हो, उसको भी देखो। ये ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें स्टडी करते हैं लो टेम्परेचर को, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर्स होते हैं। जब वहाँ पर हमें स्टडी करना होता है मुख्तलिफ मटीरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, मैटर को, तो उसे कहते हैं क्रायोजेनिक्स। और उसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि कैसे हम इतना कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं, या उस टेम्परेचर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो क्रायोजेनिक्स वाला टेम्परेचर है, ये -150 डिग्री सेल्सियस पर है, और इस टेम्परेचर को कहते भी क्रायोजेनिक टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर बहुत कम है, -150। तो आप अंदाजा लगाइए -150 कितना कम टेम्परेचर है। अर्थ पे जो नेचुरली टेम्परेचर सबसे कम मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक उसका देखा था कंट्री का, सर्बिया का टेम्परेचर -60 तक जा रहा है। तो आप ये अंदाजा लगाइए -150 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर है। तो इसके लिए बाकायदा फेज की एक अलग से ब्रांच है जिसे कहते हैं क्रायोजेनिक्स। और क्रायोजेनिक्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले बायोलॉजिकल मटेरियल्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं। मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल डीएनए है, फॉर एग्जांपल कोई भी मटेरियल है, फॉसिल है, उसको किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, वो क्रायोजेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, लो टेम्परेचर में पॉसिबल होता है। फिर सुपर कंडक्टिविटी को स्टडी करते हैं कि मुख्तलिफ मटेरियल्स सुपर कंडक्टर कब बन जाते हैं, कब उनकी रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो जाती है। और फिर मुख्तलिफ मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं इतने कम टेम्परेचर पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे और एटॉमिक लेवल पे जाके, कि एटम्स कैसे बिहेव करते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं इतने कम टेम्परेचर पे। ये भी सब क्रायोजेनिक्स के अंदर ही पढ़ा जाता है। प्लाज्मा फिजिक्स, हाँ ये ज़रूर ब्रांच थी, छोटी क्लासेस के अंदर थोड़ा बहुत बताते भी हैं इसके बारे में। प्लाज्मा फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लाज्मास के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है वो हाईली आयनाइज्ड गैसेज हैं, बहुत ही ज़्यादा आयनाइज्ड गैसेज हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आइंस प्रोड्यूस होते हैं, मौजूद होते हैं। आइंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? जो हाईली आयनाइज्ड गैसेज होती हैं उसी को प्लाज्मा कहते हैं, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और जब हम इस ब्रांच को पढ़ते हैं तो इसको भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग में इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं। और फिर बहुत सारी हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं जो प्लाज्मा बेस्ड टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं। जैसे हम फ्यूजन करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टडी करते हैं, प्लाज्मा प्रोसेसिंग की जाती है, प्लाज्मा की लाइटिंग होती है। मतलब प्लाज्मा आप अपने इर्द गिर्द सबसे करीब कहाँ देख सकते हो, पता है? ट्यूबलाइट के अंदर। ट्यूबलाइट में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कब प्रोड्यूस होता है? जब गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है।
तो अब आप एक अंदाज़ा लगाइए कि सबसे करीब जो आपके नज़र आ रहा है प्लाज्मा, वो आपको किसी ट्यूबलाइट के अंदर नज़र आ रहा है प्लाज्मा। या अगर बड़े पैमाने पे देखना है तो जो सन है, सन इज़ अ प्लाज्मा बॉल, सन जो है ना पूरा का पूरा प्लाज्मा से बना हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ी ब्रांच है। तो इन शॉर्ट ये जो प्लाज्मा फिजिक्स है ये स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ हाईली आयनाइज्ड गैसेस और कैसे चार्ज पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। प्लाज्मा टीवी आजकल आपको नजर आएगा, फ्यूजन के अंदर कॉमनली इस्तेमाल होगा, प्लाज्मा लाइटिंग आपको नजर आएगी, और ये सन वगैरह, स्टार्स वगैरह, ये सब प्लाज्मा से बने हुए। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग ब्रांच ऑफ फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स बहुत ही अहम है आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड स्टेट फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करती है स्टडी ऑफ सॉलिड से, नाम ही बता रहा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसके अंदर हम सॉलिड के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज को और उनके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं कि सॉलिड कैसे बिहेव करता है, ठीक है ना। और बेसिकली सॉलिड के अंदर होता क्या है, आप लोगों ने कुछ सॉलिड्स को स्टडी करा होगा जरूर, तो उसमें एटम्स की एक खास अरेंजमेंट होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, लैटिस होता है, और फिर उसी लैटिस की वजह से वो बहुत ही कम कंप्रेसिबल होता है, हाई स्ट्रेंथ होती है उसकी, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो मुख्तलिफ कंडक्टर्स, चाहे वो सेमी कंडक्टर्स हों, चाहे वो नॉर्मल कंडक्टर्स हों, वो इलेक्ट्रिसिटी को जब कंडक्ट करते हैं तो कैसे कंडक्ट करते हैं, क्या बिहेवियर होता है, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में स्टडी किया जाता है। और मैं आपको बताऊं तो इसकी बहुत वाइड रेंज है। कैसे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं, वाइब्रेशंस को पढ़ रहे हैं, लैटिस जो वाइब्रेट करता है, अरेंजमेंट होती है एटम्स की, फिर सॉलिड्स की क्या थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, हीट से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज क्या है। आजकल जो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बन रही है, हम छोटे से छोटा आईसी बना के माइक्रो प्रोसेसर बना रहे हैं, ऑक्टा कोर प्रोसेसर बना रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोसेसर्स बना रहे हैं हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को स्टडी करते हुए, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है। आपको पता है कि बहुत सारे कंट्रीज ने अपने यहाँ बाकायदा सिलिकॉन सिटीज बनाए हुए हैं, ऐसे कि वहाँ पर मुकम्मल काम जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर हो रहा है। तो एक काफ़ी अहम ब्रांच है और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आजकल सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे। जियो फिजिक्स, ठीक है ना, ये मेरी फेवरेट्स में से एक है, मैंने काफ़ी स्टडी करी है जियो फिजिक्स। जियो मीन्स अर्थ, फिजिक्स फिजिक्स है, फिजिकल लॉज है। तो जो जियो चैनल है ना, जियो टीवी, वो भी जियो का मतलब यही है, जियो का मतलब होता है अर्थ। मतलब वो समझते हैं कुछ बच्चे के शायद जियो, वो जियो मतलब जियो तो ऐसे वाला, वो एक्चुअली बोल देते हैं वो, लेकिन वो जो चैनल का नाम है GEO, वो एक्चुअली अर्थ से रिलेटेड है। तो बहरहाल जियो फिजिक्स से मुराद होती है अर्थ से रिलेटेड फिजिक्स, विच डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रोसेसेस जो कि अर्थ पर हो रहे हैं और उसके एनवायरनमेंट पर हो रहे हैं, जिसके अंदर उसका स्ट्रक्चर शामिल है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्पोजिशन क्या क्या है, अर्थ या रॉक कोई है तो उसमें क्या कॉम्पोजिशन है, किन चीज़ों से मिलकर बना है, और फिर वो किस तरीके से बिहेव करती है मुख्तलिफ टेम्परेचर पे, मुख्तलिफ प्रेशर्स पे। ये सब जियो फिजिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है, जिसकी रेंज के अंदर क्या क्या आएगा, वाइड रेंज है इसकी भी। इसमें हम सेस्मोलॉजी स्टडी करते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक्स को स्टडी करते हैं बेसिकली कि अर्थक्वेक किस तरीके से हैं, जो हमारी अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मतलब हमारी जो अर्थ है ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मतलब अगर आप देखोगे ना तो अर्थ की जो बिल्कुल ऊपर वाली सरफेस है ना, तकरीबन 40 किलोमीटर तक, ये अर्थ का क्रस्ट कहलाता है, बिल्कुल कीनू की तरह का टाइप कुछ है, या फ्रूट से इसको करते हैं तो वो क्रस्ट होता है। फिर क्रस्ट के नीचे जो हिस्सा है अर्थ का, इसे मेंटल कहते हैं, और फिर दरमियान में जो है वो अर्थ का एक स्ट्रक्चर आता है कोर। तो ये सारी जो स्टडी है ना बेसिकली ये जियो फिजिक्स के अंदर की जाती है। फिर हमारी जो अर्थ है इसकी मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, स्टेबल थोड़ी है जो अर्थ है हमारी, जब अर्थ रोटेट करती है तो ये जहाँ पर हम हैं मौजूद सतह को, जो सरफेस है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं जो कि अर्थ के मोशन की वजह से मूव भी करती रहती हैं। तो ये सब कुछ जो है वो स्टडी किया जाता है इन द फील्ड ऑफ जियो फिजिक्स। अर्थ को स्टडी करना, अर्थ के स्ट्रक्चर्स को, वोल्केनोस को स्टडी करना, ये सब जियो फिजिक्स से रिलेटेड है। फिर बड़ी अहम ब्रांच है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रो मीन्स स्काई, तो जो कुछ हमें स्काई में नजर आता है उसकी स्टडी जियो फिजिक्स है। अब ये नहीं कि परिंदा नजर आ रहा है आसमान में तो परिंदे को भी भाई एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ेंगे। इट मीन्स कि अर्थ के बाहर जो कुछ आपको नजर आ रहा है, जब आप आसमान की तरफ देख रहे हो तो आपको मुख्तलिफ प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं, आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटरॉइड, ये सब के सब एस्ट्रोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। क्या एस्ट्रोफिजिक्स? यूनिवर्स कैसे काम करता है, कैसे शुरू हुआ, कैसे इवॉल्व हो रहा है, चेंज होता चला जा रहा है, और फिर
एस्ट्रोफिजिक्स के जरिए ही हम लाइफ को तलाश कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर या स्टार्स को स्टडी कर रहे हैं। ये सब एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ा जाता है। इसके बारे में जितना बताऊंगा उतना मतलब ये हो जाएगा कि हम तो स्टडी करते चले आ रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है। सिर्फ लाइफ को सर्च करना है मुख्तलिफ प्लैनेट्स पे बहुत बड़ी बात है। और फिर हम बैक इन टाइम जाके बिग बैंग को स्टडी करके ये देख रहे हैं कि अर्थ कैसे, जो हमारा यूनिवर्स है वो कैसे बिगेन हुआ, कैसे जो है वो इवॉल्व हो रहा है। ये सब हम एस्ट्रोफिजिक्स में ही स्टडी करते हैं। एकॉस्टिक्स, ठीक है, देखने में बहुत छोटी सी ब्रांच लगती है। बेसिकली इसको क्लास 9 के अंदर हमने साउंड के नाम से पढ़ा है कि साउंड कौन सी स्टडी है। तो याद रखिए, साउंड या एकॉस्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं म्यूजिक या स्पीच साउंड को एज गुड एज पॉसिबल। साउंड को स्टडी करके म्यूजिक को या साउंड को सुनने वाले के लिए अच्छे से अच्छा बनाते हैं। और कैसे हो सकता है, साउंड बैरियर्स को रिड्यूस करके या उन फैक्टर्स को इंक्रीज करके जो कि प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स को हेल्प करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक कॉन्सर्ट के अंदर जो स्पीकर्स हैं, जो लाउड स्पीकर्स हैं, उनकी क्या पोजीशन होनी चाहिए कि साउंड इन्हेंस हो, या एक ऑडिटोरियम के अंदर कैसे पर्दे, कैसी दीवारें बननी चाहिए कि साउंड जो है वो इन्हेंस हो। ये सब एकॉस्टिक्स में ही स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना, एक और ब्रांच आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मैग्नेट से निकला है, इन्हीं का आपस का रिलेशन है। इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिज्म बनता है, मैग्नेटिज्म से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी करके हमने जनरेटर्स बनाए हैं, हमने मुख्तलिफ इंजन्स पे काम करा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। जहाँ पर भी मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई कॉम्बिनेशन होगा ना, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही स्टडी करते हैं। तो पुरानी ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है। माइकल फैराडे ने बहुत काम करा है इसमें। ओके जी, फ्लूइड मैकेनिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मैंने बताया, फ्लूइड जो वर्ड है वो निकला है फ्लो करने से। कोई भी चीज़ जो बहती है, चाहे वो गैस हो या लिक्विड, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। अब फ्लूइड के मोशन को, मैकेनिक्स का मतलब क्या बताया था, मैकेनिक्स का मतलब बताया था मोशन। तो फ्लूइड्स कैसे मूव करते हैं, उनका मोशन कैसे होता है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस बिहेवियर, उनका क्या इंटरेक्शन होता है सॉलिड सरफेसेस के दरमियान में, फ्लूइड फ्लो क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब कुछ स्टडी किया जाता है इन द फील्ड ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। और ये इतनी बड़ी ब्रांच है कि इसकी भी दो ब्रांचेस बनाई जाती हैं। एक होती है फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसमें हम फ्लूइड्स, स्टैट्स का मतलब पता ना, स्टैट का मतलब होता है रेस्ट। इसमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड्स के बिहेवियर को जब वो रेस्ट में होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल उसकी डेंसिटी को स्टडी करते हैं, उसके प्रेशर को स्टडी करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, सरफेस टेंशन को। ये सब कुछ तब जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो वो कैसे बिहेव करता है। और जब फ्लूइड मूव करता है तो उसके लिए एक अलग से हमने ब्रांच बनाई, उसे कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, जब फ्लूइड मूव करता है तो फ्लो पैटर्न कैसे होते हैं, लैमिनर फ्लो होता है या वो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, या उसका क्या इन्फ्लुएंस है, ग्रेविटी का क्या इन्फ्लुएंस है, फ्लूइड प्रेशर कितना है, ये सब फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। और शायद मेरी बात से आपको अंदाजा हो गया हो कि इसकी भी बहुत वाइड रेंज है। हाइड्रोलिक सिस्टम्स बनाए गए, ब्रेकिंग सिस्टम बनाए गए हाइड्रोलिक। एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स को स्टडी करते हैं कि कैसे ओशन करंट्स काम करते हैं, समंदर की लहरें कैसे काम करती हैं। फिर हम डिज़ाइन करते हैं या ऑप्टिमाइज करते हैं एयरक्राफ्ट को। फ्लूइड मैकेनिक्स एयर के फ्लो को स्टडी करके एयरक्राफ्ट को बेहतर बनाते हैं। पानी के मोशन को स्टडी करके शिप्स को बेहतर बनाते हैं। सबमरीन्स को डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, ये फ्लूइड मैकेनिक्स को ही स्टडी करके बनाया गया। और फिर हाइड्रो पावर और टाइडल पावर भी फ्लूइड मैकेनिक्स में ही स्टडी किए जाते हैं। हाई एनर्जी फिजिक्स बहुत नई ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं और वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं बहुत हाई एनर्जी पे, हाई काइनेटिक एनर्जी पर, हाई पोटेंशियल एनर्जी पर कैसे पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इन्हीं को स्टडी करके पार्टिकल फिजिक्स बनती है। पार्टिकल फिजिक्स में मुख्तलिफ पार्टिकल्स के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। वो हमें एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने में बहुत मदद करती है, हाई एनर्जी फिजिक्स, कि किस तरीके से जो प्लाज्मा है सन के ऊपर वो इंटरेक्ट करवा रहा है, कैसे स्टार जो है वो काम करते हैं, कैसे जो मुख्तलिफ दूर दूर मौजूद नेबुलाज हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। ये सब हाई एनर्जी फिजिक्स को स्टडी करके ही हम समझने के काबिल हुए हैं। और फिर आखिरी जो ब्रांच है हमारी स्टडी करने के लिए, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्वांटम फिजिक्स।
क्वांटम फिजिक्स, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स भी कह सकते हैं, वो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम बिहेवियर ऑफ मैटर एनर्जी को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। सही ना, थोड़ा सा मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में आपको बताई दी बात। माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर यानी कि एटम कैसे बिहेव करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करेगी, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होती हैं, प्रोबेबिलिटीज पे काम करती है क्वांटम फिजिक्स, तो क्या क्या डेफिनेट आउटकम्स हो सकते हैं, ये सब क्वांटम फिजिक्स में स्टडी किया जाता है। और आजकल बड़ी ही एक बात है जो कि बच्चे पूछते रहते हैं, मुझसे स्टडी करवाते हैं, एक बड़ा ही की कॉन्सेप्ट है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक ही वक्त में, उसे कहते हैं सुपरपोजिशन। जिससे हमें थोड़ा सा आगे जो है वो अगर हम स्टडी करते हैं तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आता है। बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं, जो मार्वल डिज्नी की वीडियोस मूवीज देखते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मल्टीवर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, तो एक क्वांटम फिजिक्स में ही आगे जाके स्टडी करते हैं। फिर एक और बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इंटेंगलमेंट का, जो कि क्वांटम इंटेंगलमेंट भी कहलाती है, जिसमें हम बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी कर सकते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत दूर होने के बावजूद, बहुत दूर है, डिस्टेंस चाहे जितना भी वो आपस में कनेक्टेड है। बल्कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के अंदर तो हम ये भी देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी के साथ दो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है क्वांटम फिजिक्स भी। ठीक है जी, सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इतना ही स्टडी करना था, फेस के बारे में स्टडी करा, थोड़ा सा ओवर रिव्यू करा हमने और कुछ ब्रांचेस के ऊपर रोशनी डाली। आई होप सब समझ में आ गया होगा और मोटिवेशन मिली होगी इतने बड़े सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, जो कि इतना ज़्यादा फैला हुआ है और उसकी इतनी वाइड एप्लीकेशंस हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।